हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल द नॉलेज रेस पर। हम लोग पढ़ रहे थे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, जिसके अंदर हम लोग फर्दर डिस्कस कर रहे थे डीजनरेटिव डिजीज़। तो इसके अंदर जो है हम लोगों ने अभी तक जो है हार्ट डिजीज़ जो है वो कवर कर लिया हुआ है, और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने न्यूरल डिजीज़ भी स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हम लोगों ने स्ट्रोक के बारे में पढ़ा था। और उसके बाद जो है हम लोगों ने पैरालिसिस और पार्किंसन डिजीज़ की बात की थी, और इसको जो है आज हम कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे। और लास्ट में हम लोग देखेंगे वाइटल ऑर्गन डिजीज़ क्या होती है ये, ठीक है। तो सबसे पहले जो है हम लोग डिस्कस करते हैं पैरालिसिस। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने इससे पीछे वाला लेक्चर नहीं देखा हुआ तो एक बार उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। आई बटन के ऊपर उसका जो है लिंक आपको मैं दे दूँगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग पैरालिसिस, ठीक है। तो पैरालिसिस जो है ये एक प्रकार की न्यूरल डिजीज़ है, जिसके अंदर जो है हमारा ब्रेन इफेक्ट होता है, यानी कि हमारे न्यूरॉन्स जो हैं वो एक तरीके से अफेक्टेड होते हैं। अब होता क्या है इसमें पूरा देखते हैं हम लोग। तो इसके अंदर क्या होता है, पैरालिसिस इज़ अ कंट्रोल, लॉस ऑफ कंट्रोल ओवर मसल्स। अब देखो हमारी बॉडी में क्या होता है यार, हमारी बॉडी के अंदर जो है हम लोग मूवमेंट करते हैं, और मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, बेसिकली हमारे मसल्स, ठीक है। अब ये मसल्स जो होते हैं ना, ये कैसे हमारी मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं, बेसिकली ये सारा का सारा जो मसल्स होता है ये अंडर कंट्रोल होते हैं हमारे किसके, ब्रेन के। अब ब्रेन में से क्या होते हैं, दो टाइप की नर्व्स निकलती है। अब वो नर्व्स जो हैं वो एक होती हैं क्रेनियल नर्व्स, ठीक है। क्रेनियल नर्व्स, अब यहाँ पे जगह नहीं है लिखने को, तो अगर आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। हमारे पास दो टाइप की नर्व्स होती हैं, एक होती हैं क्रेनियल नर्व्स और दूसरी होती हैं स्पाइनल नर्व्स। जो क्रेनियल नर्व्स होती हैं वो हमारी निकलती हैं ब्रेन से डायरेक्टली, और जो दूसरी होती हैं स्पाइनल नर्व्स तो वो निकलती हैं स्पाइन से। बेसिकली हमारा ब्रेन होता है, और ब्रेन जो है आप अब इमेज के ऊपर देख पा रहे होंगे, ब्रेन जो है उसके बाद उसके नीचे जो है एक इलॉन्गेशन आ रही है नीचे, तो ये जो है हमारी स्पाइनल कॉर्ड है। अब स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली नर्व्स जो होती हैं वो स्पाइनल नर्व्स होती हैं, और ब्रेन से निकलने वाली क्रेनियल नर्व्स होती हैं। तो ये सारी की सारी नर्व्स जो होती हैं ना हमारी, स्पेशली स्पाइनल नर्व्स, ये पूरी की पूरी बॉडी के अंदर फैली होती हैं, और ये सिग्नल को ट्रांसमिट करती हैं ब्रेन से लेके हमारे अलग अलग ऑर्गन्स या बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं, और वहाँ से जो है स्टिमुलस रिसीव करके वापस ब्रेन तक लाती हैं, ठीक है। तो मेन काम जो है इसका किस चीज़ का होता है, मेन रोल नर्व्स का होता है, यानी कि न्यूरॉन्स जो हमारे नर्व सेल्स होते हैं उनका रोल होता है। तो जितने भी टाइप का जो हमारा बॉडी का मूवमेंट हो रहा है वो मसल्स और साथ में हमारा जो ब्रेन है उसको वो कंट्रोल करता है। तो जब हमारे बॉडी के नर्व्स ही डैमेज हो जाएंगे या अफेक्टेड हो जाएंगे तो उससे हमारे मसल्स भी इफेक्ट हो जाएंगे, और जिससे जो है हमारी मूवमेंट जो है नहीं हो पाएगी, ठीक है। सबसे पहले हमारा नर्व सेल्स जो होंगे वो अफेक्ट होंगे, उससे जो है हमारे फिर फर्दर कौन अफेक्ट होंगे, मसल्स, ठीक है। तो उससे जो है हमारे जो कंट्रोल है मसल्स के ऊपर वो लॉस हो जाता है, किसमें, पैरालिसिस में। तो इसमें जो है बेसिकली होता किस वजह से, इसका रीज़न क्या है या इसका कॉज क्या है, तो ये मेनली होता है स्ट्रोक की वजह से। और स्ट्रोक जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, इसमें क्या होता है, हमारी जो मेन जो आर्टरीज जो हैं जो ब्लड सप्लाई करती हैं ब्रेन को, ठीक है, उसके अंदर क्या हो जाता है, क्लॉट हो जाता है। और क्लॉट मैंने आपको बताया था, कोई भी एक ब्लड वेसल है उसके अंदर जो है एक थक्का सा बन जाता है, वो आपके कैल्शियम डिपोजिशन से भी हो सकता है या फिर कोलेस्ट्रॉल की डिपोजिशन से भी हो सकता है। तो उससे क्या होता है, ब्रेन को जो है ब्लड सप्लाई नहीं जा पाती, जिससे जो है हमारे ब्रेन को जब ब्लड नहीं पहुंचेगा तो ब्रेन जो है अपना प्रॉपर काम करना जो है वो नहीं कर पाता, जिससे जो है हमारी बॉडी में एक तरीके से शॉक पैदा हो जाता है। और ये स्ट्रोक जो है दो टाइप का होता है, इमेज के ऊपर आप लोग देख पा रहे होंगे, इस्चमिक और नॉन इस्चमिक। तो इसमें जो है एक में जो है हमारा क्लॉट की फॉर्मेशन होती है, और दूसरे में जो है हमारा ब्रस्ट कर जाती है, ठीक है। जो ब्लड वेसल होती है वो ब्रस्ट कर जाती है, तो जिससे हैमरेज यानी कि ब्लड लॉस हो जाता है ब्रेन में। तो अब ये जो हमारा पैरालिसिस है किसकी वजह से हो सकता है, स्ट्रोक की वजह से, ठीक है। यानी कि इसमें ब्लड वेसल के अंदर क्या हो जाएगा, क्लॉट हो जाएगा, और जिससे वो ब्रस्ट कर जाएगी, या फिर जो ब्रेन को ब्लड सप्लाई है वो नहीं होगी। जब ब्रेन को ब्लड सप्लाई नहीं होगी तो उससे क्या होगी, हमारे न्यूरॉन्स जो हैं वो डैमेज हो जाएंगे, और आगे जो है मसल के ऊपर जो कंट्रोल होगा वो लॉस्ट हो जाएगा। या फिर स्पाइनल इंजरी से हो सकता है, या फिर ब्रेन इंजरी से। कई लोगों में क्या होता है, एक्सीडेंट वगैरह होता है तो उससे क्या हो जाता है, हमारी स्पाइनल कॉर्ड जो है वो डैमेज हो जाती है, यानी कि हमारे न्यूरॉन्स डैमेज हो जाएंगे। या फिर हमारा हेड इंजरी होगी जब, तो उसमें हमारे ब्रेन को डैमेज होगा, तो उससे भी जो है हमें पैरालिसिस हो सकती है। अब देखो इसके सिम्टम्स जो है हमारे पास क्या है, नंबनेस यानी कि सुन्न हो जाना, स्टिफनेस इन द लिम्स, हमारे जो बाजुएं या फिर हमारी लेग्स हैं उनके अंदर स्टिफनेस आ जाना, यानी कि वो अकड़ जाते हैं एक तरीके से। वीकनेस इन द मसल्स, मसल जो हैं वो वीक हो जाते हैं, प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स नहीं कर पाएंगे। प्रॉब्लम इन मूवमेंट, तो जिससे जो है ओवरऑल हमारे पास क्या होगा,
मूवमेंट में हमें प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो बहुत सारे पेशेंट्स में ये देखी जाती है पैरालिसिस। उसके बाद आती है इसकी टाइप्स। तो ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। तो फर्स्ट जो टाइप इसमें होती है मोनोप्लेजिया। मोनोप्लेजिया में क्या होता है, हमारी बॉडी का एक जो लिम्ब है या हमारी बाजुएं या हमारी लेग्स जो हैं वो अफेक्टेड हो जाती हैं, यानी कि उनके अंदर मूवमेंट जो है या फिर उनके अंदर जो सेंसेशन है वो लॉस्ट हो जाती है। किसमें? मोनोप्लेजिया में। नेक्स्ट हमारे पास हेमीप्लेजिया, जिसमें क्या होता है, वन साइड इज़ अफेक्टेड, यानी कि बॉडी की एक साइड जो है अफेक्टेड हो जाएगी। जैसे आपने सुना भी होगा कि एक बंदे का जो है एक साइड सी मतलब उसके एक बाजू या फिर एक टांग जो है टोटली जो है उसके अंदर सेंसेशन ख़त्म हो गया, यानी कि उस टाइप पे पैरालिसिस हो गया। उसके बाद जो है डाइप्लेजिया, इसमें क्या होता है, सेम एरिया ऑन बोथ साइड इज़ अफेक्टेड। सेम एरिया यानी कि दोनों साइड पे हो सकता है, दो बाजुएं हो जाएं या दो लेग्स हो जाएं या फेस का एरिया हो जाए दोनों साइड का। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सेम एरिया ऑन बोथ साइड ऑफ द बॉडी। तो ये होता है डाइप्लेजिया के अंदर। उसके बाद आता है पैराप्लेजिया। इसके अंदर क्या होता है, बोथ लेग्स आर अफेक्टेड, दोनों की दोनों टांगें जो हैं वो पैरालाइज हो जाती हैं, उनके अंदर सेंसेशन या मूवमेंट जो है वो ख़त्म हो जाता है। उसके बाद क्वाड्रिप्लेजिया है, जिसके अंदर क्या होता है, बोथ आर्म्स एंड बोथ लेग्स अफेक्टेड, यानी कि दोनों जो हैं हमारी बाजुएं और जो दोनों हमारी टांगें हैं वो अफेक्टेड हो जाती हैं, उनके अंदर मूवमेंट यानी कि उनके मसल्स जो हैं वो टोटली डैमेज हो जाते हैं, जिससे उनको मूवमेंट में प्रॉब्लम आती है और एक कंप्लीट जो नंबनेस जो है हमारी बॉडी के अंदर आ जाती है। ठीक है, तो गाइस ये था हमारे पास टाइप्स ऑफ पैरालिसिस। तो इसके कॉजेज़ क्या हैं, सिम्टम्स क्या हैं और ये कैसे होता है वो भी मैंने आपको बताया। नेक्स्ट है हमारे पास पार्किंसंस डिजीज़। अब देखो ये भी जो है एसोसिएटेड है हमारी मूवमेंट या मसल्स के साथ, लेकिन इसमें होता क्या है, जो हमारी पैरालिसिस है ये एकदम से हो सकती है। ठीक है ना, सडनली हो सकती है, क्योंकि अगर किसी को स्ट्रोक आया तो उससे जो है उसकी बॉडी को पैरालिसिस हो सकता है, यानी कि उसका कंप्लीट कॉन्शियसनेस जो है वो ख़त्म हो सकता है। अब साथ में ये पैरालिसिस जो है दो टाइप की होती है, परमानेंट और टेम्पररी, यानी कि थोड़ी देर के लिए हो सकती है और धीरे धीरे करके ये ठीक भी हो सकती है, अगर किसी को सीवियरिटी ऑफ द जो पैरालिसिस है अगर वो कम हो। लेकिन अगर किसी को ज़्यादा है तो वो कंप्लीटली पैरालाइज्ड भी हो सकता है। लेकिन पार्किंसंस डिजीज़ जो है ना, ये एक टाइप की प्रोग्रेसिव डिजीज़ है। प्रोग्रेसिव मतलब धीरे धीरे चलती है ये। जैसे हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जितनी भी होती हैं दे आर क्रॉनिक, यानी कि वो धीरे धीरे लॉन्ग लास्टिंग, यानी कि उनके लंबे इफेक्ट होते हैं, तो थोड़ी देर के लिए नहीं होती। तो ऐसे ही जो है हमारे पास पार्किंसंस डिजीज़ जो है एक प्रोग्रेसिव न्यूरल डिजीज़ है, जो मेनली किसको अफेक्ट करती है, हमारी मूवमेंट को। अब इसमें होता क्या है, इसका रीज़न क्या है, बेसिकली हमारे ब्रेन के अंदर जो है आपको पता ही है नर्व सेल्स हैं, न्यूरॉन्स हैं, तो वो डैमेज हो जाते हैं किसी रीज़न से। अब वो उसके पीछे हमारा जेनेटिक्स भी हो सकता है या कोई और रीज़न हो सकता है। तो वो ब्रेन के अंदर जो नर्व सेल्स हैं वो डैमेज हो जाएंगे और वो नर्व सेल्स क्या करते हैं, डोपामीन, यानी कि एक प्रकार का न्यूरोट्रांसमीटर है। डोपामीन क्या होता है, एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो हमारी मूवमेंट को रेगुलेट करता है। जो हमारी बॉडी की जितने भी मूवमेंट्स हैं ना, दीज आर रेगुलेटेड बाय द डोपामीन न्यूरोट्रांसमीटर। तो जब हमारे वो नर्व सेल्स यानी कि न्यूरॉन्स जो डोपामीन बना रहे हैं वो अफेक्ट हो जाएंगे, तो जब डोपामीन ही रिलीज़ नहीं होगा तो हमारी ऑब्वियसली क्या होगी, मूवमेंट के ऊपर असर पड़ेगा, यानी कि हमारे मसल्स के ऊपर असर पड़ेगा, जिससे हमारे मसल्स प्रॉपरली काम नहीं करेंगे और हमारा जो मूवमेंट है वो धीरे धीरे लॉस हो जाएगा। ठीक है गाइस। उसके बाद हमारे आते हैं इसके अंदर सिम्टम्स। तो सिम्टम्स में क्या हो सकता है, ट्रिमर्स वगैरह हो सकते हैं, यानी कि आदमी को एक प्रकार से चक्कर वगैरह जैसा होता है, ठीक है ना, उसका प्रॉपरली बैलेंस वगैरह नहीं बन पाता, ट्रिमर्स वगैरह हो सकते हैं। मसल्स जो हैं वो रिजिड हो जाते हैं, सॉफ्टनेस नहीं, यानी कि प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है स्पीच, ठीक है, स्पीच और राइटिंग में चेंजेस आ जाती हैं आदमी के। जब हमारे मसल्स ही प्रॉपरली काम नहीं करेंगे तो हम लोग बोल नहीं सकते, ना ही लिख सकते हैं और ना ही कोई फेशियल एक्सप्रेशन जो है वो शो करता है। तो ये पार्किंसन डिजीज़ में होता है, आदमी की स्पीच जो है चेंज कर जाती है, राइटिंग चेंज कर जाती है, उसके फेशियल एक्सप्रेशन, जैसे हम लोग हंसते हैं, रोते हैं या अलग अलग टाइप के फेस एक्सप्रेशन देते हैं, तो वो भी नहीं ठीक से दे पाता। लॉस ऑफ प्रॉपर बैलेंस, आदमी ठीक से खड़ा भी नहीं हो सकता पार्किंसन डिजीज़ में। उसके साथ साथ अगर कोई थोड़ी बहुत मूवमेंट शो करता है तो वो भी उसकी स्लो डाउन हो जाएंगी विद टाइम। ठीक है, तो ये एक प्रोग्रेसिव डिजीज़ है, इसको याद रखिएगा, पार्किंसंस डिजीज़ को। तो ये था हमारे पास क्या, न्यूरल डिजीज़, जिसके अंदर 3 टाइप की हमने डिजीज़ पढ़ी हैं, स्ट्रोक, पैरालिसिस और पार्किंसन। इसके अलावा और भी बहुत सारी हैं, जैसे आपके पास अल्जाइमर डिजीज़ है, डिमेंशिया है, ठीक है ना, बहुत सारी होती हैं। तो ये मेन थी, तो इसलिए ये मैंने आपके साथ डिस्कस की। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चलेंगे वाइटल ऑर्गन डिजीज़ के ऊपर।
तो यार नेक्स्ट देखो हमारे पास आता है वाइटल ऑर्गन डिजीज़, यानी कि ऐसी डिजीज़ जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स हैं वो क्या हो जाएंगे, एक तरीके से डैमेज हो जाएंगे, जो काम करना जो है वो बंद कर देंगे। तो ऐसी डिजीज़ जो हमारे वाइटल ऑर्गन की डीजनरेशन से या उनके अंदर कोई भी एबनॉर्मलिटी आने से होती हैं तो उनको हम लोग कहेंगे वाइटल ऑर्गन डिजीज़। और इसके अंदर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डायबिटीज़ के बारे में, जो एक मोस्ट कॉमन डिजीज़ है आज के टाइम में। ठीक है, डायबिटीज़ जो है आप लोगों ने सुना होगा, और हो सकता है कि आपकी फैमिली में या किसी रिलेटिव्स में भगवान ना करे कि ऐसी डिज़ीज़ किसी को हो, लेकिन आजकल ये बहुत कॉमन है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कहीं ना कहीं जो है आपने कई फैमिली मेम्बर में या रिलेटिव्स में ये डिज़ीज़ जो है वो देखी हुई हो। ठीक है, तो डायबिटीज़ में होता क्या है बेसिकली, देखो डायबिटीज़ अगर हम लोग सिंपली बोले ना, जो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डायबिटीज़ होती है तो वो होती है हमारी डायबिटीज़ मेलिटस, जिसको हम लोग हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। और बेसिकली ये है हमारे पास दो टाइप की, कितने टाइप की है, दो टाइप की जो है डायबिटीज़ होती है। फर्स्ट जो है हमारे पास डायबिटीज़ मेलिटस है और दूसरा जो है डायबिटीज़ इंसिपिडस है। दो टाइप की जो है हमारे पास डायबिटीज़ है। तो दोनों के अंदर देखेंगे कि होता क्या है। सबसे पहले जो मेन आती है हमारे पास, जो मोस्ट कॉमन यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है वेरी कॉमन, जितने भी टाइप के आजकल के लोग हैं उनके अंदर जो है ज़्यादातर कौन सी देखी जाती है, डायबिटीज़ मेलिटस देखी जाती है। और इसको हम लोग कहते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। ग्लाइसीमिया जो होता है ये होता है शुगर के लिए या फिर ग्लूकोज के लिए, ग्लाइसीमिया जो टर्म यूज़ यहाँ पे की जाती है। उसके बाद हाइपर का तो मतलब आप समझते हो, हाइपर मतलब जब किसी चीज़ का अमाउंट ज़्यादा हो जाए तो उसको बोलते हैं हम लोग हाइपरग्लाइसीमिया। उसके बाद इसके अंदर होता क्या है बेसिकली, देखो इट इज़ अ मेटाबॉलिक डिजीज़ दैट इंक्रीजेस ब्लड ग्लूकोज शुगर लेवल। इसके अंदर होगा क्या बेसिकली कि हमारा जो ब्लड का जो शुगर लेवल है ना वो हाई हो जाता है। अब इसके पीछे रीज़न क्या रहता है वो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। ये होता किसकी वजह से है, ड्यू टू द लैक ऑफ इनफ नॉन फंक्शनल इंसुलिन प्रोड्यूस्ड बाय बीटा सेल्स ऑफ द पैनक्रियास। तो सबसे पहली बात कि ये होती है किसकी वजह से, जब हमारा इंसुलिन जो है ना वो उसके अंदर कोई एक तरीके की एबनॉर्मलिटी, यानी कि वो काम करना बंद कर दे, या फिर वो इनफ यानी कि एक जितनी रिक्वायर्ड उसका अमाउंट है, जितना हमें इंसुलिन चाहिए अगर उतना हमारी बॉडी में बनना कम हो जाए, यानी कि उतना ना बने, तो उससे होता है। सबसे पहले देखो यार, अगर आप लोगों ने डाइजेशन वाला वीडियो देखा है या अगर आप लोग कहीं भी किसी भी सोर्स से पढ़ रहे हो तो आपको पता होगा डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था एक लीफ लाइक ऑर्गन होता है। क्या होता है, लीफ लाइक ऑर्गन है हमारा, तो जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पैनक्रियास कहते हैं। ठीक है, पैनक्रियास। तो अब इसके दो टाइप के फंक्शन होते हैं। एक तो ये पैनक्रियास क्या करता है, डाइजेस्टिव जूस, ठीक है ना, यानी कि ऐसे एंजाइम्स बनाता है जो हमारी डाइजेशन में हेल्प करते हैं। दूसरा ये क्या करता है, कुछ हार्मोन्स बनाता है। तो वहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था कि इसके दो पार्ट होते हैं, एक एक्सोक्राइन पार्ट होता है, एक एंडोक्राइन पार्ट होता है। और जो एंडोक्राइन इसका पार्ट था वो बेसिकली क्या बना रहा था, आपके हार्मोन्स बना रहा था। ठीक है ना। उसके बाद जो है एक्सोक्राइन पार्ट था, तो वो भी जो है हमारे डाइजेस्टिव जूसेस वगैरह जो है वो वहाँ पे बनाता है। ठीक है, तो अब देखो ये जो लीफ लाइक ऑर्गन है हमारा, ये क्या काम करेगा, इसके अंदर होते हैं अलग अलग टाइप के सेल्स, जिनमें से कुछ सेल्स हैं जिनका नाम है बीटा सेल्स। क्या है, बीटा सेल्स। तो आप लोगों ने याद रखना है कि बीटा सेल्स जो होते हैं पैनक्रियास के, वो प्रोडक्शन करते हैं किसकी, इंसुलिन की। और वो इंसुलिन क्या करता है, हमारे जो ग्लूकोज है, हमारा ब्लड शुगर जो है उसका लेवल जो है वो कंट्रोल करता है। कैसे करता है कि अगर मान लो हमारे खाने के अंदर क्या हो जाए, बहुत सारा ग्लूकोज आ जाए, तो हमारा पैनक्रियास क्या करेगा, इंसुलिन बनाएगा और उस इंसुलिन को मेटाबोलाइज करेगा, यानी कि उसका लेवल डाउन करेगा। अब डाउन कैसे करता है कि जितना हमारी बॉडी को ग्लूकोज चाहिए उतना तो वो यूज़ कर लेगा, हमारी बॉडी यूज़ कर लेगी। एक्सेस जो हमारा ग्लूकोज होगा उसको ये इंसुलिन क्या करेगा, स्टोरेज करवाएगा, कहाँ पे, लिवर के अंदर। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने बताया हुआ आपको कि ग्लाइकोजन जो होता है वो एनिमल्स का क्या होता है, स्टोरेज फूड होता है, यानी कि हमारी बॉडी जो है एक्सेस ग्लूकोज को इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन जो है वो स्टोर करती है। तो वो काम कौन करता है, इंसुलिन। तभी हम लोग बोल रहे हैं कि ये मेटाबॉलिज्म करता है ब्लड शुगर का, यानी कि इंसुलिन का काम क्या होता है, ब्लड ग्लूकोज को डाउन करना। ठीक है, अगर ज़्यादा है तो उसको कम मात्रा में करना। तो अब यहाँ पे एक चीज़ और है, एक और हार्मोन होता है जिसको हम लोग कहते हैं ग्लूकागॉन। ये भी वहीं से बनता है, यहाँ से हमारा जो पैनक्रियास के अंदर जो इंसुलिन बन रहा है, ऐसे ही ग्लूकागॉन बनता है। अब ग्लूकागॉन का काम क्या होता है, इंसुलिन कम करता है ब्लड शुगर को, और ग्लूकागॉन क्या करता है, इंक्रीज़ करता है। हमारी बॉडी के अंदर जितने भी सिस्टम है ना, उनके अंदर क्या है बेसिकली कि एक चीज़ जो है
कोई चीज़ मतलब किसी चीज़ को कम करेगी तो दूसरी क्या करेगी, उसको इंक्रीज़ करेगी। जैसे इसका केस है यहाँ पे, जो हमारा इंसुलिन है ना वो ब्लड ग्लूकोज को कम कर रहा है और ग्लूकोगॉन उसको इंक्रीज़ करेगा जब ज़रूरत पड़ेगी। कैसे करेगा, ग्लूकोगॉन रिलीज़ होगा हमारा पैनक्रियाज से, वो लिवर के ऊपर इफेक्ट करेगा, जितना भी स्टोरेज हमारा स्टोर्ड जो हमारा ग्लाइकोजन है उसको ब्रेक करेगा और वहाँ से ग्लूकोज की प्रोडक्शन करवाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यार, डायबिटीज़ आपको पता भी होना चाहिए, हर एक आदमी को इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, इसलिए मैं ज़्यादा बता रहा हूँ आपको। तो कहाँ से होता है, सबसे पहले बीटा सेल्स जो है हमारे पैनक्रियाज के वो प्रोड्यूस करते हैं इंसुलिन को, और इंसुलिन क्या करता है आगे फर्दर मेटाबॉलिज्म करता है किसका, ग्लूकोज का, उसका यानी कि ब्लड के अंदर जो उसका लेवल उसको कम कर देता है। ठीक है, उसके बाद जो है इसके जो है सिम्टम्स क्या होते हैं, डायबिटीज़ जो मेलिटस है जिसको हम लोग हाइपरग्लाइसीमिया कह रहे हैं, जो इंसुलिन की डेफिशिएंसी से या फिर उसकी जो प्रॉपर वर्किंग है उसकी वजह से होती है। तो इसके अंदर जो है हमारे पास क्या सिम्टम्स होते हैं, इंक्रीज्ड थर्स्ट, यानी कि जिस बंदे को डायबिटीज़ मेलिटस है उसको बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी, फ्रिक्वेंट यूरिनेशन यानी कि बार बार उसको पेशाब आएगा। ठीक है, उसके बाद उसका वेट लॉस हो सकता है, हमेशा उसको थकान रहेगी, और स्लो बाउंड हीलिंग, यानी कि अगर उसको कोई एक जख्म हो जाता है, यानी कि उसको अगर कहीं लग जाती है तो उसकी जो क्लॉटिंग है वो प्रॉपरली नहीं होगी, डिलेड हो जाएगी। ठीक है, कई बार तो कई केसेस में बहुत मुश्किल हो जाता है हीलिंग का होना। तो ये था हमारे पास डायबिटीज़ मेलिटस के बारे में, और ये ज़्यादातर पाई जाती है। तो इसलिए यहाँ पे मैंने आपको क्या किया हुआ है, यहाँ पे बताया हुआ है ये कि हमारे पास क्या होते हैं, शुगर का टेस्ट होता है, आप सभी को पता होगा 30-40 रुपए का शुगर का टेस्ट होता है। उसके अंदर क्या होता है कि दो टाइप की जो है ये, आगे तो अगर हम लोग मेडिसिन के अंदर देखें तो अलग अलग टाइप की होती है, लेकिन जो नॉर्मली की जाती है वो दो टाइप की होती है, एक फास्टिंग शुगर होती है, एक होती है रैंडम। रैंडम होती है जो खाने के बाद, अगर आपने खाना खाया हुआ तो उस टाइम पर जो की जाती है वो रैंडम की जाती है, और फास्टिंग होती है जो सुबह खाली पेट की जाती है। ठीक है, खाली पेट समझते हो ना आप लोग, बिल्कुल कुछ खाया नहीं है, तो उस समय जो है हमारी जो शुगर का लेवल होना चाहिए वो होना चाहिए 70 से 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए। तो अगर इसके बीच में फॉल कर रही है आपकी फास्टिंग शुगर 70 से 100 के बीच में, तो मतलब आपको क्या होगा, शुगर नहीं है। अगर इससे ऊपर होती है, 100 से ऊपर होती है, तो आपको शुगर है। ठीक है, उसके बाद रैंडम का क्या होता है हमारे पास वैल्यू, मोर देन 200। अगर 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से नीचे है तो आदमी को शुगर नहीं होगी, लेकिन अगर 200 से ऊपर होती है रैंडम वाली तो उसको मतलब शुगर होगी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनको जनरल नॉलेज के लिए भी आप लोग अपने दिमाग में रख सकते हैं, अदरवाइज एग्जाम में तो आपके आना ही है ये। उसके बाद आता है डायबिटीज़ इंसिपिडस। तो ये एक ऐसी डायबिटीज़ है जो काफ़ी रेयर कंडीशन है। ठीक है ना, रेयर मतलब ये बहुत कम होती है लोगों में, ज़्यादातर जो है हमारे पास डायबिटीज़ मेलिटस होती है। अब ये होती किसकी वजह से, इसके पीछे रीज़न क्या है, देखो हमारे पास जो है एक हार्मोन होता है जिसको हम लोग कहते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन, और जिसको हम लोग वैसोप्रेसिन के नाम से भी जानते हैं। अब ये हार्मोन जो होता है हमारे ब्रेन के अंदर, यानी कि हमारे स्कल के अंदर एक छोटा सा ऑर्गन है जिसको हम लोग कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। तो वो अलग अलग टाइप के हार्मोन्स जो है सेक्रेट करता है, जो हमारी पूरी बॉडी के जो है फंक्शंस कंट्रोल करते हैं। कौन सा, एक होता है ग्लैंड जिसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, अब ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ना ऐसे ही एक हार्मोन बनाता है जिसको हम लोग कहते हैं वैसोप्रेसिन या फिर एंटी डायूरेटिक हार्मोन। बेसिकली इसका क्या काम होता है, ये एक्ट करता है जाके किडनी के ऊपर, और किडनी के ऊपर जो एक्ट करने के बाद किडनी जो है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर करती है। ठीक है, यानी कि ये कंट्रोल करता है हमारी यूरिनेशन को, पेशाब को कंट्रोल करता है, यानी कि ज़्यादा जो पानी है अगर हमारी यूरिनेशन में बहुत ज़्यादा पेशाब आ रहा है तो ये क्या करेगा, वाटर को एब्जॉर्ब करवाएगा थ्रू किडनीज। तो अब होगा क्या, जब हमारी बॉडी में प्रॉपर जितना नॉर्मल अमाउंट में हमारा वैसोप्रेसिन या एंटी डायूरेटिक हार्मोन बनना चाहिए, जब वो बनना बंद हो जाए, ठीक है ना, तो उसकी वजह से क्या होगा कि किडनी जो है प्रॉपरली वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, तो हमें जो है फ्रिक्वेंट यूरिनेशन होगी, बहुत ज़्यादा जो है हमें पेशाब आएगा, उससे जो है हमें डिहाइड्रेशन वगैरह जो है हो सकती है। तो उसी कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, डायबिटीज़ इंसिपिडस कहते हैं। क्या कहते हैं, डायबिटीज़ इंसिपिडस। तो इसके अंदर जो है मेन जो इसके सिम्टम्स हैं, वही पहला तो आ गया सीवियर थ्रस्ट, बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी, क्योंकि जब आपकी किडनी वाटर को एब्जॉर्ब ही नहीं कर पा रही तो उससे क्या होगा, आपकी बॉडी के अंदर क्या होगा, वाटर की कमी हो जाएगी, डिहाइड्रेशन हो जाएगी, जिससे आपको बार बार क्या होगा, थर्स्ट लगेगी, यानी कि प्यास लगेगी। उसके बाद डिहाइड्रेशन है, पॉलीयूरिया यानी कि एक्सेस यूरिनेशन। अब नॉर्मल जो है यहाँ पे मैंने बताया हुआ कि हमारी बॉडी अप्रॉक्सीमेटली जो है 3 लीटर के आसपास जो है यूरिन जो है वो प्रोड्यूस करती है, लेकिन इसमें क्या होगा, 3 लीटर से ज़्यादा हो सकता है, 4 लीटर 5 लीटर या उससे भी ज़्यादा जो है यूरिन जो है प्रोड्यूस हो हमारी बॉडी में। क्यों, क्योंकि हमारा वैसोप्रेसिन यानी कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो है वो काम करना बंद कर देता है। ठीक है गाइस, उसके बाद जो है आगे चलते हैं हम लोग। तो अब हमारे पास जो है ना, ये डायबिटीज़ तो हमने बोला
कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की, डायबिटीज़ मेलिटस और डायबिटीज़ इंसिपिडस। और सबसे ज़्यादा जो देखने को मिलती है वो होती है डायबिटीज़ मेलिटस। अब ये डायबिटीज़ मेलिटस होती है ना, ये फर्दर 2 टाइप की होती है। कितने टाइप की? 2 टाइप की होती है, जिसके अंदर हमारे पास आती है, इसको यहाँ लिख देता हूँ मैं, टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 1 डायबिटीज़, ठीक है। उसके बाद आती है दूसरी, ये होती है टाइप 2, टाइप 2 डायबिटीज़। अब टाइप 1 और टाइप 2 में क्या फ़र्क है? दोनों के अंदर जो है फ़र्क है, और ये दोनों की दोनों जो होती हैं डायबिटीज़ जो हमारी है डायबिटीज़ मेलिटस, इसके सब टाइप्स हैं। अब देखो ये डायबिटीज़ टाइप 1 है ना, और जो डायबिटीज़ टाइप 2 है दोनों के अंदर जो है ऑलमोस्ट सेम ही होता है। जितने भी हमारे सिम्टम्स वगैरह हैं वो ऑलमोस्ट जो हैं वो सेम रहते हैं, लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है कि जो टाइप 1 डायबिटीज़ है ना, ये होती है ऑटो इम्यून। क्या होती है? ऑटो इम्यून। ये पहले भी शायद आपको मैंने बता दिया कि ऑटो इम्यून कंडीशन क्या होती है, जब हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम हमारे ही बॉडी के सेल्स को डिग्रेड करना शुरू कर दे। यानी कि हमारे इम्यून सिस्टम को ये पता नहीं चलता कि ये फॉरेन के सेल हैं, यानी कि बाहर के सेल हैं, या हमारी ही बॉडी के सेल्स हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ऑटो इम्यून कंडीशन हो जाती है, और उस कंडीशन में हमारा इम्यून सिस्टम हमारी ही बॉडी के सेल्स को किल करना या डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। तो टाइप 1 डायबिटीज़ में भी यही होता है। इसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है ना, वो हमारे पैनक्रियाज के जो बीटा सेल्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। कौन करना शुरू कर देता है? हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम बीटा सेल्स ऑफ द जो पैनक्रियाज है उनको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देगा। जब हमारे बीटा सेल्स डिस्ट्रॉय होंगे, उससे होगा क्या? हमारी बॉडी में इनफ अमाउंट में जितना हमें ब्लड ग्लूकोज को मेटाबोलाइज करने के लिए इंसुलिन चाहिए, उतना इंसुलिन नहीं बन पाएगा। तो उस कंडीशन को हम लोग कहेंगे टाइप 1 डायबिटीज़। क्या कहेंगे? टाइप 1 डायबिटीज़। उसके बाद आती है हमारे पास टाइप 2 डायबिटीज़। अब टाइप 2 डायबिटीज़ में क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर रेजिस्टेंस पैदा हो जाता है। यानी कि जो इंसुलिन है ना, हमारी बॉडी जो है वो क्या बन जाती है? बॉडी बिकम्स इंसुलिन रेसिस्टेंट, ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि हमारा पैनक्रियाज यानी कि बीटा सेल्स जो हैं पैनक्रियाज के, वो इंसुलिन प्रोड्यूस करेंगे, और पूरी इनफ मात्रा में जितना उसको चाहिए बॉडी को उतना बनेगा। लेकिन हमारी बॉडी रेसिस्टेंट बन जाती है, यानी कि वो किसी काम का होता ही नहीं बेसिकली। जैसे आप लोगों ने सुना होगा एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस बैक्टीरियल डिजीज़ के केस में, कि अगर हम लोग जो है एंटीबायोटिक्स जो होती हैं हमारी जो दवाइयाँ, अगर उनका हम प्रॉपर कोर्स ना करें तो नेक्स्ट टाइम जो हम एंटीबायोटिक खाएंगे वो इतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती। इसलिए कहते हैं कि डॉक्टर आप हमेशा एंटीबायोटिक्स जो ले रहे हैं उनको एक पूरा जो उनका कोर्स है, अगर 7 दिन की दी गई है तो 7 दिन खाइए, 5 की है तो 5 दिन खाइए, या उससे ज़्यादा है तो जितना डॉक्टर बोले उतना खाना है। क्यों? क्योंकि डॉक्टर को पता होता है उसके बारे में, ठीक है। तो अब रेसिस्टेंस में क्या होगा कि इंसुलिन बन तो रहा है, लेकिन हमारी बॉडी के वो किसी काम का नहीं है। क्यों नहीं है काम का? क्योंकि हमारी बॉडी उसके लिए रेसिस्टेंट हो गई है, ठीक है ना। तो ये होती है हमारे पास टाइप 2 की कंडीशन, और इनके जो सिम्टम्स की अगर हम लोग बात करें तो ऑलमोस्ट सेम होते हैं, उतना ज़्यादा आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। बाकी ये वाले सिम्टम्स जो है ना, ये मेन हैं और इन्हीं को आपने याद रखने हैं। और ज़्यादातर जो है क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, और कहाँ से पूछा जाएगा? टाइप 1 और टाइप 2 से, या इंसिपिडस के बारे में भी पूछा जा सकता है, ठीक है गाइज। तो यार देखो, वाइटल ऑर्गन डिजीज़ के अंदर जो है एक और डिजीज़ हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है आर्थराइटिस। तो आर्थराइटिस जो है आप लोगों ने सुना होगा, ये भी लोगों के अंदर जो है देखी जाती है। तो इसके अंदर होता क्या है? बेसिकली आर्थराइटिस का मीनिंग होता है हमारे पास इन्फ्लेमेशन या एबनॉर्मलिटी ऑफ जॉइंट्स, यानी कि ये जॉइंट्स की डिजीज़ है, ठीक है। इसमें क्या होता है, हमारे जॉइंट्स के अंदर जो है बहुत ज़्यादा एक तरीके से क्या हो जाता है, पेन वगैरह होती है, इन्फ्लेमेशन यानी कि वो उनमें सूजन आ जाती है। तो ये हमारी आर्थराइटिस जो है, याद रखना आपने, जॉइंट्स की बीमारी है। और ये जो है होती है 2 टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की। एक होती है रिमेटॉइड आर्थराइटिस और दूसरी होती है ऑस्टियो आर्थराइटिस। इसके अंदर क्या होता है बेसिकली, साइनोवियल जॉइंट्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, जो हमारी लॉन्ग बोन्स है ना, जैसे अगर मैं आपको बताऊं, हमारे लेग जॉइंट है, हमारे पेल्विक गर्डल जो होते हैं, या फिर हमारी शोल्डर बोन है, ठीक है, या फिर हमारी जो ये आर्म है आप देख रहे होगे यहाँ पे जॉइंट है, शोल्डर का जॉइंट है, नी का जॉइंट है। तो यहाँ पे जो है हमारे पास क्या होते हैं, जॉइंट्स होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं साइनोवियल जॉइंट्स। क्या होते हैं ये? साइनोवियल जॉइंट्स होते हैं। जैसे ये अगर मैं कोई 2 बोन बना रहा हूँ तो ये इनके बीच में क्या है, एक तरीके का यहाँ पे जंक्शन है। इसके बीच में क्या होता है
है, साइनोवियल फ्लूइड जो होता है वो भरा रहता है। क्या होता है यहाँ पे? साइनोवियल फ्लूइड। अब जब ये साइनोवियल फ्लूइड जो है हमारा अफेक्टेड हो जाएगा किसी भी रीजन्स की वजह से, तो इसमें जो है हमारे पास क्या हो जाएगी, यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पेन हो सकती है, हमें स्टिफनेस हो सकती है हमारी बोन्स के अंदर, तो उसको हम लोग बोलेंगे रिमेटॉइड आर्थराइटिस। तो इसके पीछे भी रीज़न क्या होता है? बेसिकली ऑटो इम्यून डिजीज़ है। ये भी क्या है? ऑटो इम्यून डिजीज़, यानी कि इसके अंदर भी सेम जैसे मैंने आपको पहले टाइप 1 डायबिटीज़ के अंदर बताया, उसके अंदर भी क्या हो रहा था? ऑटो इम्यून कंडीशन थी वो भी, उसके अंदर हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो हमारी ही बॉडी के सेल्स को डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो सेम यहाँ पे भी क्या होता है कि ऐसे सेल्स जो सेल्स साइनोवियल फ्लूइड को बनाते हैं, किसको बनाते हैं? साइनोवियल फ्लूइड को बनाते हैं, तो उसमें जो है हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम उन सेल्स को अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से साइनोवियल फ्लूइड जो है प्रॉपर मात्रा में जितने मतलब जितनी रेशो में हमें चाहिए है हमारी बॉडी के अंदर, हमारे जॉइंट्स के अंदर उतना नहीं बन पाता, तो उससे जो है हमारे जॉइंट्स जो है साइनोवियल जॉइंट्स वो अफेक्टेड हो जाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको भी, ये भी एक क्या है? ऑटो इम्यून कंडीशन है। ठीक है, उसके बाद जो है ऑस्टियो आर्थराइटिस की बात कर लेते हैं। इसके अंदर क्या होता है? देखो ये भी डिजीज़ है किसकी? बोन की, लेकिन इसके अंदर क्या होता है? कार्टिलेज जो है हमारे डैमेज हो जाते हैं। दोनों के अंदर फ़र्क है, एक जो है हमारी ऑटो इम्यून कंडीशन है, दूसरी जो है नॉर्मल है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है? हमारी बोन्स की ये डिजीज़ है। अब इसके अंदर जो है कार्टिलेज डैमेज हो रहा है। अब कार्टिलेज के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, एक होती है बोन, एक होता है कार्टिलेज। दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है? मोटा मोटा अगर मैं आपको बताऊं, बोन जो होती है वो हार्ड स्ट्रक्चर होता है, लेकिन कार्टिलेज जो है वो हार्ड स्ट्रक्चर नहीं होता, वो फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर होता है। जैसे हमारा कान देख रहे हैं ना आप लोग, कान जो है हमारा किससे बना हुआ है? कार्टिलेज से बना हुआ है। या फिर हमारा नोज़ है, नोज़ की आगे वाली टिप जो होती है ये भी कार्टिलेज से बनी होती है। तो अब क्या होता है? बोन्स होती है हमारी कुछ, उनके ऊपर जो है ना कार्टिलेज के स्ट्रक्चर होते हैं बेसिकली, तो वो जो कार्टिलेज के जो स्ट्रक्चर होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं इसमें, उसकी वजह से या बोन्स के अंदर क्या होता है? स्टिफनेस हो सकती है, या पेन वगैरह हो सकती है, इन्फ्लेमेशन हो सकती है। तो अगर मैं ओवरऑल अगर आपको बताऊं, आर्थराइटिस के हमारे पास जो सिम्टम्स रहते हैं ना, वो तो होगा जॉइंट पेन, ठीक है, स्टिफनेस होगी, जो हमारे जॉइंट्स वगैरह होंगे उसमें, या फिर रेडनेस आ जाएगी, ठीक है, जिसको हम लोग इन्फ्लेमेशन भी बोलते हैं, इन्फ्लेमेशन बोलते हैं। और क्या होगी? हमारी मतलब लोकोमोशन मूवमेंट में हमें क्या होगी? दिक्कत होगी। अगर किसी को बहुत ज़्यादा जॉइंट्स के अंदर पेन है ना, तो उसको जो है ऑब्वियसली चलने में या जॉइंट्स को मूव करने में जो है उसको प्रॉब्लम होगी। ठीक है गाइस, तो ये थी हमारे पास आर्थराइटिस, जिसको हम लोगों ने पढ़ा है वाइटल ऑर्गन डिजीज़ में। तो एक प्रकार से वो बोन भी हमारा जो है एक प्रकार का वाइटल ऑर्गन ही है, क्योंकि अगर बोन्स नहीं होंगी तो हमारी बॉडी का जो है ओवरऑल जो स्ट्रक्चर आप लोग देख रहे हैं, हम लोग स्टैंडिंग कर रहे हैं या फिर रनिंग वॉकिंग, ये सारी चीज़ें नहीं हो पाती। बोन्स जो है इसमें बड़ी ज़्यादा हेल्प करती हैं, क्योंकि ये हमारी बॉडी का एक स्केलेटन है। तो ये था हमारे पास आर्थराइटिस के बारे में। बाकी जो है हम लोग हेरिडिटरी डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे, या देखेंगे कोई बीच में अगर कोई इंपॉर्टेंट वाइटल ऑर्गन डिजीज़ जो है, जैसे किडनी वगैरह के रिलेटेड, जहाँ फिर हमारे लंग्स वगैरह के रिलेटेड जो काफ़ी सारी डिजीज़ बनती हैं, लेकिन मोटा मोटा मैं आपको जो इंपॉर्टेंट होगा वो सारा आपको बता दूंगा। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।